गुड इवनिंग भाई लोग, क्या हाल चाल। सो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो एज यू आर वॉचिंग ऑन योर स्क्रीन, दीज आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन द बेसिक कॉन्सेप्ट. So first of all we will study Income Tax Act, effectiveness of the act, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलेशन, क्लैरिफिकेशंस, चार्जिंग सेक्शन क्या है, इसका असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है. गाइज ये एक क्लास में कवर पूरा नहीं होगा, ठीक है. इसके लिए हम 2 क्लास रिकॉर्ड करेंगे. फर्स्ट पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सेकंड पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी फटाफट से आप आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. हाँ जी, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स. इट इज़ डायरेक्ट टैक्स. ये डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट पेबल बाई एसएससी टू द गवर्नमेंट. ओके. द सेसी हिमसेल्फ बियर द बर्डन ऑफ सच टैक्स. अगर आप इनकम कमा रहे हैं तो आपको ही टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है. Nobody will pay the tax on behalf of you. It is levied on the income only. जैसा कि नाम से है, ये इनकम टैक्स ये सिर्फ इनकम पर लगता है, ठीक है. सेक्शन 1 इफेक्टिव ये हुआ था 1 अप्रैल. ये बाई मिस्टेक मिस टाइपिंग हुई है, 1 जनवरी नहीं है, ये 1 अप्रैल 1962 है, ठीक है. इफेक्ट हुआ था ये 1 अप्रैल 1962 को. हाँ जी, पहला इनकम टैक्स गाइज आया था 1922 में, सबसे पहला इनकम टैक्स, ठीक है. ये प्री लिबरलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है. दिस इज़ द प्रोग्रेसिव नेचर टैक्स. ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है. द हायर यू विल अर्न द इनकम यू हैव टू पे द हायर टैक्स, ठीक है. इट इज़ पहले ही बता चुका हूँ, ये इट इज़ पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय एसएससी. देयर इज़ नो इंटरमीडिएट लाइक इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है. हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है इसकी. आर्टिकल 246 शेड्यूल 7. 3 लिस्ट बताइए कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट मैटर टैक्स के से रिलेटेड. आइए देखते हैं वो 3 लिस्ट क्या है. लिस्ट 1, आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट. लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट. लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट जितने भी टैक्स सब्जेक्ट मैटर यूनियन लिस्ट में आएंगे वो सारे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगे. उसके बाद आता है सेंट्रल. स्टेट लिस्ट जितने भी सब्जेक्ट मैटर टैक्स के आएंगे वो स्टेट लिस्ट के अंदर आएंगे, उस पर स्टेट गवर्नमेंट की रूलिंग होगी. कंकरेंट लिस्ट, इसमें बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की रूलिंग होगी, सब्जेक्ट टू इक्वलिटी, ठीक है. फिर अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है इस कंकरेंट लिस्ट को लेके स्टेट और यूनियन में, तो आर्टिकल 254 कहता है यूनियन लिस्ट का जो डिसीजन होगा, यूनियन लॉ का जो होगा वो प्रिवेल करा जाएगा, वही माना जाएगा, ठीक है. और स्टेट का जो भी डिसीजन होगा वो एक्सटेंड वॉइड होगा. उसके बाद कुछ इस तरीके का हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है टैक्स का इंडिया का. सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है. इसकी जो हेड हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं. आज के टाइम पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं. उसके बाद नीचे इसके काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को 2 बोर्ड होते हैं, सीबीआईटी और सीबीआईसी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स डील करता है इनकम टैक्स के साथ, ठीक है. नेक्स्ट, उसके बाद आता है गवर्नमेंट के सोर्सेज क्या हैं इनकम टैक्स लॉ के, ठीक है. 4 सोर्सेज हैं इनकम टैक्स लॉ के गवर्नमेंट के. किन किन सोर्सेज से इनकम टैक्स लॉ को इफेक्ट करती है. सबसे पहले एक्ट है, अमेंडमेंट्स हैं, रूल्स हैं, जुडिशियल डिसीजन और सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन, ठीक है. सबसे पहले फटाफट आते हैं हम एक्ट पर. देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं इसको मतलब टैक्स का बेसिक पार्ट है क्या है, ये आप खुद भी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं. सब कुछ मैं सिर्फ आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा समझाने लायक है नहीं. जैसे जैसे हम चैप्टर यूनिट्स की ओर बढ़ेंगे, हेड्स वाइज हेड क्या है एग्रीकल्चर का, पर्टिकुलर एक टॉपिक पढ़ेंगे टैक्सेशन का, तो उसमें आपको मैं प्रॉपर ब्रीफ करूँगा सब चीज़ें, ठीक है. इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 1, ठीक है. ये क्या करता है भैया, सबसे पहले डिटरमाइन करेगा आपकी टैक्सेबल इनकम. उसके बाद कितना टैक्स बन रहा है वो. उसके बाद सारे असेसमेंट होगी, अपील होगी, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन. ये आपको आगे बताऊंगा ये होती क्या है, ठीक है. पावर्स एंड ड्यूटीज़ क्या होती है इनकम टैक्स अथॉरिटी की, वो सारी बताएगा इनकम टैक्स एक्ट. दूसरा सोर्स अमेंडमेंट्स. देखो पूरा साल होता है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं टैक्स के अंदर. कभी रेट चेंज होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं. तो पूरे साल जब चेंज होते रहते हैं तो वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली जाती हैं, एडवाइसेस ली जाती हैं बहुत सारी अलग अलग सोर्सेज से गवर्नमेंट के. और उसके बाद एक बिल बनाया जाता है जिसको बोलते हैं फाइनेंस बिल. फाइनेंस मिनिस्टर हमारे फेब में जाके लास्ट डे ऑफ फेब, पहले क्या होता था प्री लिबरलाइजेशन से पहले ये जो बिल होता था
ये कभी भी शाम को 5 बजे बोल रहा है फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, कोई भी, राजीव गांधी जी ने भी हमारा प्रेजेंट किया हुआ है बिल, ठीक है। तो उससे पहले, लेकिन पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद ये मनमोहन सिंह की जो गवर्नमेंट आई 1990 के बाद, आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर ही इसको प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो लास्ट डे ऑफ फेब, लेकिन 2020 का फर्स्ट डे ऑफ फेब को यूनियन बजट पेश किया गया था। और इसके बाद बिल को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों असेंट देते हैं। उसके बाद ये प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है। प्रेसिडेंट के असेंट होने के बाद ये फाइनेंस बिल से फाइनेंस एक्ट बन जाता है और इनकम टैक्स एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। बट अगर किसी भी रीजन से ये नेक्स्ट असेसमेंट ईयर स्टार्टिंग, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग होने से पहले इफेक्टिव नहीं हो पाता है, इनेक्ट नहीं हो पाया किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है। तो सेक्शन 294 ये कहता है जो प्रीवियस लॉज थे, जो प्रीवियस प्रोविजंस थे इनकम टैक्स के, वो ऑल एज इफेक्टेड रहेंगे जब तक ये नया एक्ट जो है वो इनेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद एक और सोर्स है हमारा इनकम टैक्स रूल 1962 सेक्शन 295। इनकम टैक्स रूल बनाता है भैया CBDT, जो बोर्ड होता है डायरेक्ट टैक्स का बोर्ड, इनकम टैक्स का बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT। ये बोर्ड बनाता है किसके अंडर में? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन ना गैजेट ऑफ इंडिया में, जो एक भारत का राज्यपत्र हिंदी में जिसको बोलते हैं, उसमें ये नोटिफिकेशन जो होते हैं वो सारे प्रेजेंट किए जाते हैं, तभी एप्लीकेबल होते हैं। नोटिफिकेशन बाद में रूल बन जाते हैं। पहली बार जो रूल हुआ, नोटिफिकेशन आया था 1962 में आया था, इसलिए हम इसको इनकम टैक्स रूल 1962 बोलते हैं। उसके बाद सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन होते हैं अंडर सेक्शन 119। बोर्ड कभी कभी सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन इश्यू करता है। ये क्या होते हैं भैया? ये SSC के फेवर में होते हैं। ये इनकम टैक्स अथॉरिटी को बाइंड करते हैं, असेसिंग ऑफिसर को बाइंड करते हैं, लेकिन जो SSC होता है, जो टैक्स पेयर होता है, उसके फेवर में होते हैं ये, ठीक है। बट सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन ना ही किसी ITAT को बाइंड कर सकते हैं, ना ही किसी हाई कोर्ट को बाइंड कर सकते हैं। जुडिशियल डिसीजंस, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डिसीजन होते हैं। ये भी एक तरह से लॉज ही होते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स लॉ के रिलेटेड कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का डिसीजन आया, वो हमारा एक तरह से इसका सोर्स, ये भी इनकम टैक्स लॉ का सोर्स माना जाता है, ठीक है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है डिसीजन में, तो सबसे लेटेस्ट डिसीजन को देखा जाता है, कंसिडर किया जाता है कि लेटेस्ट डिसीजन कौन सा आया है किसी एक सब्जेक्ट मैटर पे। अगर मान के चलो लेटेस्ट दोनों आए हैं, तो देखा जाता है किस में जजेस की बेंच ज़्यादा थी, किस डिसीजन में सबसे ज़्यादा जजेस थे, ठीक है। तो उसका ओके। सो नाउ चार्जिंग सेक्शन 4 है हमारा। ये बोलता है इनकम जो आपने प्रीवियस ईयर में अर्न की है, ठीक है। इनकम जो प्रीवियस ईयर में अर्न की है, किसने? आपने। आप कौन? पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट निकल आते हैं। प्रीवियस ईयर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, और इनकम हम सेकेंड क्लास में करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। इनकम अर्नड इन द प्रीवियस ईयर, इनकम जो प्रीवियस ईयर में अर्न की गई, रिसीव नहीं, अर्न मतलब आपने अर्न कर ली, एक्रियो हो गई, ठीक है। इज़ चार्ज्ड टू द टैक्स इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, वो चार्ज की जाएगी आपको नेक्स्ट इमीडिएटली असेसमेंट ईयर में। जो प्रीवियस ईयर ख़त्म होगा, उसका इमीडिएटली नेक्स्ट जो असेसमेंट ईयर आएगा, उसमें आपकी इनकम वो चार्ज की जाएगी, उस पर टैक्स लगाया जाएगा। हाँ जी। सो अभी हमें 3 चीज़ें लेनी है यहाँ पर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ठीक है। और क्या कहता है ये सेक्शन 4? कहता है टैक्स लायबिलिटी इसी सेक्शन के वर्च्यू से अराइज होती है, ठीक है। ये एक बैकबोन ऑफ इनकम टैक्स है। ये चार्जिंग सेक्शन है, पहले भी मैंने ये आपको बताया था। उसके बाद ये बोलता है इट फॉलोज द रूल लायबिलिटी ऑफ टैक्स इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन असेसमेंट। ये कहता है टैक्स लायबिलिटी असेसमेंट पे डिपेंड नहीं करती है। सपोज़ आपने कोई इनकम अर्न कर ली, ठीक है, आप ये कहेंगे भैया असेसमेंट होगा तब मैं टैक्स दूंगा, नहीं। लायबिलिटी जो टैक्स की होगी वो असेसमेंट पर आप टैक्स पे करेंगे। लायबिलिटी आपकी इनकर हो चुकी होगी, जैसे ही आपने इनकम अर्न कर ली, लायबिलिटी आपकी एक्री हो गई कि आप
इतनी लिमिट से ऊपर आपको टैक्स लगेगा, आपने इतने पैसे कमा रखे हैं, आप टैक्स लाइबिलिटी के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। असेसमेंट पे डिपेंड नहीं करती लाइबिलिटी, ठीक है। रेट ऑफ टैक्स क्या होते हैं, जो भी एनुअल फाइनेंस एक्ट जो होगा उस ईयर का, उसमें जो भी बता रखे होंगे हमें रेट्स, किस किस रेट से कैसे कैसे टैक्स लगेगा, जो हम आगे देखेंगे सेकेंड क्लास में, ठीक है। उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कुछ स्पेसिफिक रेट्स होते हैं इनकम टैक्स में, ठीक है। दो तरह से रेट टैक्स लगाया जाता है, एक तो स्लैब रेट होता है और एक कुछ स्पेसिफाइड इनकम होती हैं, जो कि आपको नीचे देख रहे हैं आप। लॉटरी इनकम इज़ टू बी चार्ज 30% अंडर सेक्शन 115 BB। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज़ टू बी टैक्सड 20% सेक्शन 112। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर अंडर सेक्शन 111A। ये कंसेशनल रेट्स हैं हमारे LTCG और STCG के, ठीक है। ये 15% पे, ठीक है, STCG। तो ये स्पेसिफिक रेट्स होते हैं, ये इनकम्स जो होंगी सिर्फ स्पेसिफिक रेट पर ही चार्ज की जाएंगी, ठीक है। और मैं अभी आपको पहले ही बता देता हूँ, इन्हें जो इनकम है स्पेसिफाइड रेट वाली, कंसेशनल रेट वाली, इन पर हमें चैप्टर 6A की जो 80C से 80U तक की डिडक्शंस होती हैं वो अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है। बताने वाला पॉइंट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको, डिडक्शंस नहीं मिलती हैं स्पेसिफाइड रेट ऑफ इनकम्स में से चैप्टर 6A की। तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं, हमें 3 चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। एक प्रीवियस ईयर क्या होता है, एक असेसमेंट ईयर क्या होता है, ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, और पर्सन क्या होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का मतलब, प्रीवियस ईयर को हम यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर भी कहते हैं, ठीक है। सेक्शन 3 बोलता है प्रीवियस ईयर के लिए, प्रीवियस ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। नहीं समझे, मान के चलिए, बेसिकली प्रीवियस ईयर का शॉर्ट में मतलब बताऊं, जिस ईयर में इनकम को अर्न किया जाता है दैट इज़ द प्रीवियस ईयर, ठीक है। और फर्स्ट लाइन ये बोलता है, और जिस ईयर में टैक्स किया जाएगा, उस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा, वो हो जाएगा असेसमेंट ईयर। मतलब अगर मैंने ये साल 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जो भी इनकम कमाई, ये मेरा प्रीवियस ईयर हो गया, ठीक है। उस पर मैं टैक्स कब दूंगा, 31 मार्च 21 बोला आपको मैंने, तो 1 मार्च 21 से लेकर 31 मार्च 22 वो हो जाएगा मेरा असेसमेंट ईयर, ठीक है। उस ईयर में मेरी इस ईयर की इनकम को जो प्रीवियस ईयर है वो टैक्स्ड की जाएगी, ठीक है। तो हाँ, एक और चीज़, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल एसएससी टू फॉलो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नहीं जी नहीं, आप गवर्नमेंट से कहते हैं भैया हम तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर फॉलो करेंगे, नहीं। इनकम टैक्स पर्पज़ से आपको जो प्रीवियस ईयर फॉलो करना पड़ेगा वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ये इनकम टैक्स पर्पज़ से प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर क्या होता है जी, सेक्शन 221 बोलता है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 221 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट 1897, फाइनेंशियल ईयर मीन्स द ईयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, हैंस it is a period of 12 months starting from the 1st day of April and ending on the 31st March of the next year. It plays a dual role, that is assessment year as well as previous year. देखो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, बेसिकली 1 अप्रैल से शुरू होता है और एंड होता है 31 मार्च को, 12 महीने का पीरियड होता है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। देखो प्रीवियस ईयर कुछ केसेस में आपका जो होता है वो 12 महीने से कम हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया 1 अप्रैल से 31 मार्च प्रीवियस हो गया, ठीक है, यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर। मान के चलो मैंने बिज़नेस शुरू किया अगस्त में, 1 अगस्त को, तो मेरा प्रीवियस ईयर जो हो गया वो 1 अगस्त से 31 मार्च चलेगा। तो इस केस में क्या हो गया, बिज़नेस नया स्टार्ट किया तो मेरा प्रीवियस ईयर जब से स्टार्ट किया तब से और टिल द 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर 221 बोलता है कि भाई ये 12 महीने का होता है, फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का पीरियड होता है, स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, ठीक है। एग्जाम्पल दिया गया, फाइनेंशियल ईयर 2 रोल प्ले करता है, ठीक है। सबसे पहला है, मान के चलिए फाइनेंशियल ईयर 2019-20, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 20। तो ये क्या होगा, एक तो मैंने बताया असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर ये किसका होगा, असेसमेंट ईयर होगा प्रीवियस ईयर 18-19 का, मतलब प्रीवियस ईयर 18-19, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच जो भी आपने इनकम कमाई होगी उस पर आप टैक्स देंगे असेसमेंट ईयर 19-20 में। मतलब एक तो एक आपका असेसमेंट ईयर भी हो गया 19-20 का, ठीक है, और असेसमेंट ईयर 19-20 में भी तो आप इनकम अर्न करेंगे तो वो आपका फाइनेंशियल ईयर भी हो गया, ठीक है। और प्रीवियस ईयर भी बन सकता है, कैसे, असेसमेंट ईयर 2020-21, 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021 में असेस्ट की जाएगी इस प्रीवियस ईयर की इनकम 2019-20 फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है। ये 2 रोल प्ले करता है, एक तो असेसमेंट ईयर होगा
और प्रीवियस ईयर होगा। असेसमेंट ईयर होगा पिछले साल के लिए और प्रीवियस ईयर होगा आने वाले असेसमेंट ईयर के लिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद डिटर्मिनेशन फॉर द फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नया बिजनेस आपने सेटअप किया साल के बीच में तो आपका प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का भी हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, जो इनकम आपने प्रीवियस ईयर में अर्न करी वो आपको असेसमेंट ईयर में उस पर टैक्स देना पड़ेगा, चार्ज किया जाएगी। लेकिन कुछ जनरल रूल्स होते हैं, एक्सेप्शंस हैं जनरल रूल्स के, ठीक है। वो ये कहते हैं भैया प्रीवियस ईयर में जो भी आपने इनकम अर्न करी उस पर सेम असेसमेंट ईयर में आप टैक्स दे दो। हाँ जी, एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 172, 174, 74A, 75 और 176। 172 बोलता है नॉन रेजिडेंट इनकम फ्रॉम शिपिंग बिजनेस, कोई NRI है मतलब इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, ठीक है, और वो शिपिंग बिजनेस का काम करता है, मतलब समझ रहे होंगे आप शिपिंग बिजनेस से, ठीक है। तो क्या है, शिप छोड़ के चला जाएगा भैया, फिर आएगा नहीं, NRI है तो क्या है, जैसे ही आओ आप इनकम अर्न करो उस पर टैक्स दो और वापस शिप लेकर अपनी चले जाओ आप, ठीक है। तो उस ईयर में जिस ईयर जैसे ही उसने इनकम अर्न करी सेम ईयर में आपका टैक्स चार्ज कर लिया जाता है उससे, तो ये पहला एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। उसके लिए हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करते, ठीक है। 174 पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर ए लॉन्ग पीरियड, कोई पर्सन परमानेंटली इंडिया छोड़ रहा है, ठीक है, या फिर लंबे टाइम के लिए आया तो गवर्नमेंट कहती है भैया जो आपने इनकम कमा ली है दिखाओ और उस पर टैक्स दे के चले जाओ, दूसरा एक्सेप्शन। तीसरा एक्सेप्शन है 174A, इनकम ऑफ बॉडीज़ फ्रेम्ड फॉर शॉर्ट पीरियड, कोई भी बॉडी शॉर्ट पीरियड के लिए फॉर्म की गई और फिर ख़त्म हो गई। बेसिकली इसका एग्जांपल जॉइंट वेंचर होता है। जॉइंट वेंचर में कोई मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, वेंचर ख़त्म, बिजनेस ख़त्म, जॉइंट वेंचर का एग्जिस्टेंस ख़त्म, तो वो कहता है जैसे ही आपका बिजनेस ख़त्म हुआ आप टैक्स दे दो, चाहे साल का बीच हो, हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे, ये कहती है हमारी गवर्नमेंट। उसके बाद 175 सेक्शन 175 बोलता है इनकम ऑफ पर्सन हु इज़ लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, कोई पर्सन प्रॉपर्टी आप पे तो आपको मान को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है, आपने वो प्रॉपर्टी लेके ट्रांसफ़र कर दी अपनी बीवी के नाम या अपने माइनर बच्चे के नाम, ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है भैया आप इस पर टैक्स दे दो, ठीक है, क्योंकि आप टैक्स अवॉइड कर रहे हो। उसके बाद सेक्शन 176 इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूअस, हाँ जी, तो ये असेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन पर है कि आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया तो आपकी इनकम को उसी ईयर में चार्ज करे या फिर असेसमेंट ईयर में ले जाए। तो ये हमने 5 एक्सेप्शन पढ़े जिसके अंदर प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही असेस्ट करी जाएगी उन्हीं सेम ईयर में, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट ईयर सेक्शन 29 ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जिस ईयर में एसएससी ने इनकम अर्न करी वो प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में उसको असेस किया जाएगा टैक्स के लिए दैट इज़ असेसमेंट ईयर। सेम द पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 ऑफ अप्रैल एंडिंग ऑन द 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और बेसिकली आप कहते हैं जस्ट आफ्टर द प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर इज़ जस्ट आफ्टर द प्रीवियस ईयर, ठीक है। एसएससी ने जो अर्न करी जिस पर टैक्स दिया जाएगा जिस ईयर में वो असेसमेंट ईयर हो जाएगा। सेक्शन 29 सेक्शन 27 एसएससी की डेफिनेशन भैया सुन लो। a person by whom any tax or any other sum of money, penalty, interest is payable under this act is एसएससी, ठीक है। इस एक्ट के अंदर किसी भी पर्सन पर कोई इंटरेस्ट पेनल्टी पेबल है वो सारा हमारा एसएससी बन जाएगा, ठीक है। एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन टेकन, किसी भी पर्सन के ऊपर इस एक्ट के अंदर कोई प्रोसीडिंग्स चल गई, ठीक है, वो भी यह पर्सन माना जाएगा। प्रोसीडिंग किसी भी तरह की हो सकती है, आपने किसी और की इनकम लेके अपने डाइवर्जन किया, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो सारे समझ में आ जाएंगे आपको। उसके बाद एवरी पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के किसी भी प्रोविज़न में आपको डीम्ड एसएससी मान लिया तो आप सेक्शन 27 की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कोई पर्सन मान चलो कोई आपने इनकम देनी थी 1 लाख रुपए की पेमेंट देनी थी किसी को, ठीक है भैया, आप रिटर्न कुछ नहीं भरते, लेकिन अगर आपने उस पर वो सब्जेक्ट टू टीडीएस पेमेंट हुई और आपने उस पर टीडीएस नहीं काटा तो भैया आप बन जाएंगे एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। पर्सन, व्हाट इज पर्सन, सुन लिया भैया। सेक्शन 231 पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, हम आप, नेचुरल बीइंग पर्सन, एचयूएफ कंपनी, फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी, एजेपी, ये सारे पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। सेक्शन 231 में 7 लोगों को बताया गया ये लोग होते हैं जो पर्सन आ जाएंगे, ठीक है।
आइए देखते हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल मीन्स नेचुरल पर्सन लाइक ह्यूमन बीइंग, मैं, आप, हमारे मम्मी पापा एट्सेट्रा एट्सेट्रा इन सच कैटेगरी। ठीक है। HUF क्या होता है? ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑन विच हिंदू लॉ अप्लाई कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर एंड इंक्लूड्स देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर। ओनली दोज इंडिविजुअल्स family are covered here to which Hindu law applies. It also includes Jain and Sikh family. ठीक है। Once a family is assessed as HUF, it will continue to be assessed as such till its partition. ठीक है। मतलब आप अपने परिवार के मुखिया हैं, आपने HUF में रजिस्ट्रेशन करा लिया, जितनी भी आपकी और फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी जो इनकम होगी वो सारी आप में क्लब हो जाएंगे और आप एज HUF इनकम टैक्स के लिए आप HUF पर्सन बन जाएंगे। भैया आप खुद टैक्स देंगे। ठीक है। उसके बाद आप जो भी पैसा उनको देंगे, कितना भी दें, वो उनको जो आपकी फैमिली मेम्बर होंगे उनको टैक्स लॉ अप्लाई, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। और इसके अंदर हिंदू वही HUF कवर होंगे, वही फैमिली कवर होंगी जिसके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होता है। हिंदू लॉ किसके ऊपर अप्लाई होता है भैया? सबके ऊपर। सॉरी, जैन और सिख फैमिली भी इसमें इंक्लूड करती हैं हिंदूज़ के अलावा। उसके बाद कंपनी, तीसरा पर्सन आता है हमारा कंपनी। सेक्शन 217 बोलता है कंपनी का मतलब भैया इंडियन कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है किसी भी इंडिया के लॉ के अंदर। ठीक है। कोई इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के लॉ के अंदर, या फिर CBDT ने उसे कंपनी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। सेक्शन 217 बेसिक कंपनी की डेफिनेशन। अब 4 कंपनी की बताई गई है, इसमें 4 तरह की कंपनी होती हैं। इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी और कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। सबसे पहला 226 इंडियन कंपनी क्या होती है भैया? जो कंपनी कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड होगी पहली, वो इंडियन कंपनी हो जाएगी। और जिस कंपनी एवं कोई भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो होगा, जो कंपनी की डेफिनेशन ऊपर मैंने आपको बताई है। ठीक है। इनमें से कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होगा वो हमारी इंडियन कंपनी बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक कंपनी का होती है सेक्शन 222A। सबसे पहला इंडियन कंपनी तो डोमेस्टिक कंपनी है ही। दूसरी जिसके ऊपर इस प्रोविज़न के अंदर टैक्स के लिए लायबल होती है जो कंपनी, वो भी हमारी डोमेस्टिक कंपनी हो जाएगी। ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी का एक तो इंडियन कंपनी 226 वाली, और इस एक्ट के अंदर कोई भी कंपनी टैक्स के लिए लायबल होती है वो हमारी डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी। उसका फॉरेन कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है वो फॉरेन कंपनी होगी। सेक्शन 223A है। सेक्शन 218 कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। 218 सबसे पहली गवर्नमेंट कंपनी, जो कोई भी गवर्नमेंट कंपनी वो 218 की डेफिनेशन में आती है, वो भी कंपनी है। ठीक है। अंडर सेक्शन 8 NGO वगैरह होते हैं, सारे अंडर सेक्शन 8 कंपनी आते हैं। म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी, ये सारे हमारे 218 की डेफिनेशन में आएंगे। कंपनी इन विच शेयर्स आर हेल्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी। थर्ड कंपनी विच इज़ प्रेस्क्राइब्ड बाय CBDT। ठीक है। ये सारी कंपनी हो गई। तीसरा पर्सन कवर्ड हो गया। हमारे चौथे पर्सन की तरफ आते हैं फर्म के अंदर पार्टनरशिप और LLP दोनों कवर्ड होंगी। ठीक है भैया। बेसिकली क्या होता है, फर्म और पार्टनरशिप में एक कहे जाते हैं, लेकिन इनकम टैक्स की डेफिनेशन इनकम टैक्स के पर्पज से कहती है भैया सुन लो, फर्म अलग है, पार्टनर अलग है। ठीक है। पार्टनर को अलग इंडिविजुअली असेस किया जाएगा। ठीक है। और फर्म को आपका पार्टनर जो होंगे उनके वो आ जाएंगे इंडिविजुअल की डेफिनेशन में पर्सन की, और जो फर्म होगी वो फर्म की डेफिनेशन में आ जाएगी। ठीक है। AOP और BOI ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। एन AOP means a group of person whether individual, HUF, company, firm, etc. ठीक है। AOP क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन बता रहा है। ध्यान दीजिए, पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। इंडिविजुअल की बात नहीं कर। पर्सन की डेफिनेशन में जो 7 कवर हैं इनका कोई ग्रुप है। ठीक है। वो AOP माना जाएगा जिसने किसी कॉमन पर्पज से एक दूसरे के साथ जॉइंट हुए हैं। कोई बहुत सारे पर्सन मिले जो इनकम टैक्स की डेफिनेशन में बताए गए हैं, इनका एक ग्रुप मतलब इन्होंने ग्रुप बनाया किसी कॉमन पर्पज से। ठीक है। एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन कैन नॉट बी टर्म्ड एज AOP। लेकिन हर कॉम्बिनेशन पर्सन के हर कॉम्बिनेशन को हम AOP नहीं कहेंगे। इट इज़ ओनली व्हेन दे एसोसिएट देमसेल्फ इन ए इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। ठीक है। अगर इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी में इनकम टैक्स की डेफिनेशन में जो 7 पर्सन्स बताए थे वो सारे इकट्ठा होके कोई कॉमन पर्पस से टुगेदर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, बट उसका मोटिव क्या है? इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, तो AOP कहे जाएंगे। अदरवाइज उनका अगर
मोटिव नहीं है इनकम अर्न करना, तो वो एओपी की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। और बीओआई क्या होता है? बीओआई मीन्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बहुत ध्यान से देखिएगा आप, पर्सन की बात कर रहा हूँ तो सारे पर्सन आएंगे, बॉडी ऑफ इंडिया बीओआई की बात कर रहा हूँ तो इंडिविजुअल आएंगे जो किसी कॉमन पर्पस से इकट्ठा हुए, लेकिन चाहे उनका पर्पस इनकम अर्न करना हो या ना हो, वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहे जाएंगे। ठीक है, बेसिक डिफरेंस भी आपने नीचे पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया वही सारा लिखा हुआ है। उसके बाद लोकल अथॉरिटी सेक्शन 331 बोलता है, 331 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट, अ लोकल अथॉरिटी मीन्स म्यूनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ठीक है, कोई भी अपना बॉडी ऑफ कमिश्नर्स, ठीक है, पंचायत हो गई, गांव की पंचायत होती है, वो सारी हमारी लोकल अथॉरिटी मानी जाती है। कंटोनमेंट बोर्ड हो गया, या फिर कोई भी अथॉरिटी जो लीगली एंटाइटल हो, इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल और लोकल फंड। ठीक है, पर्सन हु एंटर इनटू सच बिजनेस आर इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर। ठीक है, इंडिविजुअली जो इसमें एंटर हुए वो तो पार्टनर माने जाएंगे, लेकिन बिजनेस को एक, सॉरी ये मिस्टेक है गाइस, इग्नोर कीजिएगा, पर्सन हु एंटर, वो पार्टनर की डेफिनेशन री सर्कुलेट कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एजेपी के अंदर आते हैं हमारे विच आर नॉट नेचुरल पर्सन, जो इंडिविजुअल नहीं है वो एजेपी, और जिसकी सेपरेट एंटिटी है लॉ के अंदर, जैसे हमारा डाइटीज़ हो गई, आइडल हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई, बार काउंसिल हो गए, स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, ये सारे हमारे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कहे जाते हैं। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सच पर्सन हैज़ बीन प्रोवाइडेड एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेपरेट प्रोविजन। इनकम टैक्स एक्ट में एजेपीज़ को एग्जेम्प्ट किया गया है, भैया आप टैक्स नहीं दोगे, बट वो प्रोविजनली डिपेंड करता है। ठीक है, उस प्रोविजन से एक्ट के अंदर वो सारे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे टैक्स लगेगा, कैसे कैसे कब कब नहीं लगेगा। गाइज ये आपके लिए एक्सरसाइज है A to I, ये आप मैंने पर्सन की डेफिनेशन बताई है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि भैया ये इंडिविजुअल है, ये फर्म है, इसकी पर्सन की कौन सी डेफिनेशन कवर्ड होती है, इसके बारे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल, आगे बहुत मज़ा आने वाला है गाइज, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बेसिक कॉन्सेप्ट के सेकंड क्लास रिकॉर्ड करने के बाद हम